सऊदी अरेबिया की ख्वाहिश रही है कि वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, क्रेडिबल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसकी शील्ड को इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तानियों के दिल में जो एहतराम और इज़्ज़त है हरमैन के लिए, यानी मक्का और मदीना के लिए, वो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी जान की बाजी लगा देगी इसके दिफा करने में। जिस तरीके से वो हमले कर रहा है बाकी तमाम मुल्कों में, उसमें अब सिर्फ सऊदी अरेबिया, यूएई और कोवैत 3 मुल्क बचे हैं। बाकी मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक पे अपनी स्ट्राइक्स कर चुका है और वो स्ट्राइक्स करने की वजह अपना सेल्फ डिफेंस बताता है, जो कि अब शायद वेस्टर्न वर्ल्ड भी मानने से इनकारी है। सऊदी अरब को मिलिटरीली क्या गेन्स होंगे, मिलिटरीली पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बॉल्डी प्रोडक्शंस। आज हम एक सबसे हॉट टॉपिक, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसको ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है और ऐसा एग्रीमेंट है जिसके बड़े फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब के लिए, मिडल ईस्ट के लिए। और इसकी जो वजूहात हैं जिनके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब का मामला नहीं है, इसमें रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है इसकी वजूहात में या इसके असरात में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले मैं कहूँगा वो ये कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया सऊदी अरब में, जब वो जहाज़ में सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुए, उनको जो रॉयल सऊदी एयर फोर्स के फ़ाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया, जिस तरीके से उनको रियाद में रिसीव किया गया और उनको फिर क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान ने रिसीव किया, ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक रेयर ओकेजन था। और पाकिस्तान और सऊदी अरब की हिस्ट्री में ये चंद दफ़ा ही पहले हुआ है। मगर ये बात इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और मैंने चैप्टर इस वजह से कहा है क्योंकि इस किताब के बहुत सारे चैप्टर्स पहले लिखे जा चुके हैं, मगर ये एक आम MOU, एक आम एग्रीमेंट नहीं है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके असरात जो हैं वो काफ़ी दूर तक जाएंगे और इसको इनिशियली समझना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद बातचीत तो होती रहेगी, मगर आज हमने ज़रूरी ये समझा कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये डिफेंस एग्रीमेंट क्या है और इसके जो वजूहात हैं और इसके असरात हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे कमेंट्री हो रही है, मगर हमने तमाम चीज़ों को यकजा करके आज आपको बताना बेहतर समझा। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूं कि ये स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो है क्या। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आई है उसके लिहाज से ये जो एक स्टेटमेंट है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट वन कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ कंट्रीज़। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और ऑफिशियली अभी तक यही स्टेटमेंट सामने है। मगर इसके बाद जो सऊदी अरब के हायर ऑफिशल्स और पाकिस्तान के हायर ऑफिशल्स की तरफ से मुख्तलिफ़ औक़ात में जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उससे चंद पॉइंट्स और निकलते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट होगी डिफेंस कोऑपरेशन की। अब डिफेंस कोऑपरेशन में क्या है, ये एक सऊदी सीनियर एहलकार की तरफ से स्टेटमेंट आई कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसमें तमाम किस्म की मिलिट्री मीन्स की कोऑपरेशन शामिल है,
यानी एक तरीके से उन्होंने इशारा दिया कि इसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों टाइप ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशंस शामिल होंगी, यानी न्यूक्लियर भी शामिल होगा। अब ये हमारी तरफ से एक इसकी इंटरप्रिटेशन है, न्यूक्लियर का नाम अभी तक कहीं लिया नहीं गया। दूसरा कि ये कोऑपरेशन जो है इसमें ट्रेनिंग होगी, इसमें एक्सरसाइजेज होंगी, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, और सबसे अहम इसमें डिफेंस प्रोडक्शन, म्यूचुअली कोऑपरेटिव डिफेंस प्रोडक्शन, वो भी शामिल है। अब इन चीज़ों को हम 3 सवालात में हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। पहला सवाल हमारे सामने है वाई नाउ, इसकी इस वक्त ज़रूरत क्यों महसूस की गई। दूसरा सवाल है वाई पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ क्यों सऊदी अरेबिया ने ये डिफेंस एग्रीमेंट करना मुनासिब समझा। और तीसरा सवाल ये है व्हाट गेन्स फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड फॉर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इन 3 सवालों में हम आपके बहुत सारे जवाबात जो हैं वो एड्रेस कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई नाउ की। अब मैं बहुत ब्रीफली, आप सबको मालूम है कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में और ग्लोबली, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं पॉइंट्स में आपको सिर्फ बताता हूँ। वाई नाउ में जो सबसे अहम चीज़ है वो जो इज़राइल की मिसाइल स्ट्राइक है दोहा में, कतर में, और वो मिसाइल स्ट्राइक्स गो के कतर के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो हमास की उस लीडरशिप को टारगेट करने के लिए थी जो कि नेगोशिएशंस के प्रोसेस के लिए दोहा में मौजूद थे, मगर वो हुई कतर के अंदर। दूसरा, इज़राइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हाल ही में हुआ है मई में, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ख़तरात ऐसे हैं कि दोबारा से ईरान और इज़राइल के दरमियान मिलिट्री एक्सचेंज हो सकता है। तीसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और उसके अलावा और बाकी अरब ममालिक की सिक्योरिटी का गारंटर है। और ये चीज़ ज़बान ज़द आम है कि अमेरिका ने फेल किया है अपने सऊदी पार्टनर्स को इन प्रोवाइडिंग दैम द सिक्योरिटी। ये एक ऐसा अहम नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे एकदम से इसराइल की जो स्ट्राइक हुई थी दोहा में, उसके बाद जितनी भी एक्सप्लेनेशंस आई हैं उनको अरब लीडर्स ने रद्द कर दिया है। वो सिक्योरिटी गारंटी का फ़ायदा ही क्या, जो कि पेट्रो डॉलर की बुनियाद पर थी, कि उसके ऊपर अरब कंट्रीज़ जो हैं वो कॉन्फिडेंट ना हो, उसको ट्रस्ट ना कर सके। अगला पॉइंट जो है वो है रोग इज़राइल। इज़राइल एज अ स्टेट अपनी पॉलिसी के लिहाज से बिल्कुल रोग हुआ है। उसने हर किस्म की जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं, हर किस्म के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया है, और वो खाली गज़ा पर या वेस्ट बैंक पे नहीं है। इज़राइल ने ईरान के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया, और साथ साथ जो वो स्ट्राइक्स कर रहा है बग़ैर किसी एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग के अरब स्टेट्स में, जिनमें नेमली हैं सीरिया, लेबनान, इराक़, जॉर्डन, ईरान, कतर और यमन। ये सब चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में मौजूद थी। कतर क्योंकि जीसीसी के जो 4 बड़े अहम ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, मुत्तहदा अरब अमारात या यूएई है, कतर और कुवैत, इन 4 अमीर इम्पॉर्टेंट अरब कंट्रीज़ में ये कतर के ऊपर स्ट्राइक जो है उसको बहुत सीरियसली लिया है। तो ये एक लुबे-लुबाब है कि इस वक्त क्यों सऊदी अरब ने ज़रूरी समझा कि ये पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट करे। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये नहीं है कि ये रातों रात सामने आया है। पिछले चंद सालों से इस किस्म की बातचीत चल रही थी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान, और सऊदी अरब जो है 2 वजूहात पे खुसूसी तौर पे पाकिस्तान से बातचीत में था। एक था कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप करना चाहता है सऊदी अरेबिया, और वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करे जिसमें डेवलपमेंट,
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और उसके बाद जो मिलिट्री प्रोडक्शन है, और साथ साथ सऊदी अरेबिया की ख्वाहिश रही है कि वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, क्रेडिबल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसकी शील्ड को इस्तेमाल कर सके। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसका कैटलिस्ट तो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, खुसूसी तौर पे इजरायली स्ट्राइक एट दोहा, मगर ये बहुत पहले से इसके ऊपर डिस्कशंस चलती रही हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है वाई पाकिस्तान। वाई पाकिस्तान के साथ क्यों ये डिफेंस एग्रीमेंट किया है सऊदी अरेबिया में। इसमें सबसे पहले हमें थोड़े से मिलिट्री कोऑपरेशन की तारीख को देखना होगा बिटवीन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। अगर हम उस तारीख की तरफ नज़र दराते हैं तो ये 1960s से पाकिस्तान और सऊदी मिलिट्रीज़ के दरमियान कोऑपरेशन रही। सबसे पहले अगर हम देखें तो 60s में रॉयल सऊदी एयरफोर्स को इस्टेब्लिश करने में पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत हाथ है। उनके जहाज़ों पर ट्रेनिंग देना सऊदी पायलट्स को, उनके जहाज़ उड़ाना। 1969 में जब यमन की तरफ से इनकर्शंस हुई थी तो उसको रिपेल करने के लिए भी रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जो एक मनूवर था जो उन्होंने यमनियों के ख़िलाफ़ किया, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स उनको मदद दे रही थी। उसके साथ साथ जो रॉयल सऊदी नेवी है, उसकी जो इनिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन थी और ट्रेनिंग थी, उसमें पाकिस्तान नेवी का बहुत ख़ास किरदार रहा है। काफ़ी हद तक रॉयल सऊदी नेवी के जो सीनियर अफसरान हैं आज भी वो पाकिस्तान नेवल एकेडमीज़ के, पाकिस्तान नेवी वॉरशिप्स के ट्रेंड हैं, और पाकिस्तान नेवी और रॉयल सऊदी नेवी का बहुत गहरा रिश्ता हमेशा से रहा है। फॉर्मलाइजेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो ईरान का जब रेवोल्यूशन आया 1979 में, तो उसके बाद 14 दिसंबर 1982 में एक फॉर्मल प्रोटोकॉल साइन हुआ बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन, और उस प्रोटोकॉल की बुनियाद पर 15,000 ट्रुप्स पाकिस्तान के तैनात हुए सऊदी अरेबिया में फॉर द डिफेंस ऑफ द होली लैंड टू होली मॉस्क ऑफ मक्का एंड मदीना। ये काफ़ी अरसे तक चला, और उसके बाद जब ये फोर्स जो 15,000 की थी ये 80s के आखिर में वापस आई, बल्कि और 1991 में जब गल्फ़ वॉर शुरू हुई तो दोबारा से पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय हुई। उसमें तकरीबन 13,000 ट्रुप्स डिप्लॉय हुए और 6,000 एडवाइज़र्स डिप्लॉय हुए 1991 में। ये भी जब गल्फ़ वॉर ख़त्म हो गई तो इसमें से ज़्यादातर लोग वापस आ गए, मगर उसके बाद एक प्रेजेंस रही एडवाइज़र्स और ट्रेनर्स की हमेशा से सऊदी अरेबिया की आर्म फोर्सेस में, चाहे वो लैंड फोर्सेस थी, नेवल फोर्स थी या एयर फोर्स थी। और इस वक्त की सिचुएशन ऐसी है कि तकरीबन 1500 से 2000, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, 1500 से 2000 पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात हैं, जो कि मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री कोऑपरेशन की। अब जो दूसरा पॉइंट है वाई पाकिस्तान, उसमें सिम्बॉलिज़म भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया की जो अहमियत है मक्का और मदीना की वजह से इस्लामी दुनिया में, मुस्लिम ममालिक में, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि सऊदी अरब अगर इस लेवल की एक कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन करे तो, और जिसमें कुछ तादाद में मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉय भी हों, तो वो अगर किसी मुसलमान मुल्क से आता है तो वो बेहतर होगा उनके लिए। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो एक क्रेडिबल मिलिट्री पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर भी है। सो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान बहुत क्रेडिबल है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उसकी एक हिस्ट्री भी है सऊदी अरेबिया के साथ। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में सोशो रिलीजियस अलाइनमेंट्स भी हैं,
بہت پرانی. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ بہت سارے لوگوں کے مختلف قسم کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے. مگر جو کچھ بھی ہے, پاکستانیوں کے دل میں جو احترام اور عزت ہے حرمین کے لیے یعنی مکہ اور مدینہ کے لیے, وہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگا دے گی اس کے دفاع کرنے میں. اور اس کے بارے میں سعودیوں کو بہت اچھے طریقے سے علم ہے, اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز کا احترام بھی کیا اور اس کا استعمال بھی کیا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جو حال ہی میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے, اور بنیان المرصوص کی کامیابی انڈیا کو ایک کریڈیبل ملٹری ڈیفیٹ دی ہے, ایک سوئفٹ اور بہت ہائی ٹیک ڈیفیٹ دی ہے انڈیا کو. اس کے بعد جو ایک نیریٹو تھا کہ پاکستان کی ملٹری یا پاکستان ایز اے نیشن از فیلنگ, وہ نیریٹو ڈیفیٹ ہو گیا, جو کہ انڈیا کی طرف سے پوری دنیا میں پھیلایا گیا تھا, اور کافی حد تک اس پہ لوگ یقین بھی کرنا شروع ہو گئے تھے. یہ بھی وہ بڑی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ کی جو قیادت ہے ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان سے بہتر ان کا پارٹنر ملٹری کوآپریشن میں کوئی نہیں ہو سکتا. اب اگلا سوال ہمارا آتا ہے کہ اس معاہدے سے جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اس میں جو لفظ اسٹریٹجک ہے اور میوچل ہے, یہ دونوں بڑے اہم ہیں. آپ جب بھی اس کے بعد بھی, ہمارے وی لاگ کے بعد بھی, جب بھی آپ اس معاملے پر کوئی چیز پڑھیں یا غور و خوض کریں, آپ ان دونوں الفاظ کو اسٹریٹجک اور میوچل دونوں کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا سعودی عربیہ کو اور پاکستان, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی. سعودی عرب کے توسط سے اگر بات کرتے ہیں تو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل ڈومین. پولیٹیکل ڈومین میں اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب جو ہے وہ پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے اس کے تھرو امریکہ کے اوپر. اور یہ پریشر ایگزرٹ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جو کافی دہائیوں پرانا امریکہ اور سعودی عربیہ کا ایگریمنٹ ہے, اور پیٹرو ڈالر کی بیسس کی بنیاد پر جو امریکہ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ڈیفنس کا, وہ اب ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. اس وعدے کے اوپر اب سعودی جو قیادت ہے وہ مکمل بھروسہ شاید نہ کر سکتی ہو. تو یہ ایک پہلا پولیٹیکل گین ہے سعودی عربیہ کے لیے کہ وہ امریکہ پر پریشر ڈالے گا اس ایگریمنٹ کے تھرو. دوسرا, سعودی لیڈرشپ اب اپنا ایک ریزالو شو کر رہی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونے چاہتے ہیں ان ٹرمز آف ملٹری کیپیبلٹی یا ڈیفنس کیپیبلٹی. تیسرا, وہ ایک سعودی عرب ایک کریڈیبل لیڈر بننا چاہتا ہے عرب ورلڈ میں. پولیٹیکلی اور اکنامکلی تو وہ ہیں ہی ایک کریڈیبل لیڈر عرب ورلڈ کے, مگر وہ ملیٹریلی بھی اپنی ایسی کیپیبلٹی بنانا چاہتے ہیں جس سے ان کی ملٹری جو پاور ہے اس کو بھی کریڈیبلٹی ملے. ایک اور پوائنٹ جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے پالیٹکس میں, وہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ, اس کے اوپر اس کا پازیٹیو امپیکٹ جانے کا امکان ہے. چاہے کیونکہ اگر کسی ویسٹرن کنٹری کے ساتھ یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاہدہ سعودی عربیہ کرتا تو وہ یقیناً ایران کے لیے ایک خطرے کا اندیشہ ہوتا اس میں. مگر کیونکہ پاکستان کے لیے کیا ہے, پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, پاکستان ایران کے ریلیشن شپس بھی اچھے ہیں, اور سعودی عرب نے حال ہی میں بہت کوشش کی ہے, ایران نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے. جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو سعودی عرب نے ایران کی سائڈ لی تھی, اور انہوں نے اس بات کو کسی طریقے سے چھپانے کی یا ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. اور سعودی عرب کی طرف سے بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی نے وزٹ کیا تھا, اور انہوں نے ایران کی قیادت سے ملاقاتیں کی تھیں, اور انہوں نے جو کنگ اور کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے, ان کے پیغامات پہنچائے تھے سالیڈیرٹی کے. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے اس ایگریمنٹ کا کہ جس سے سعودی عربیہ کو فائدہ ہوگا. ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے
تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یمن کے حوثی جو کہ سعودی عرب کے لیے ایک مشکل کریٹ کیے ہوئے ایک سیکیورٹی ایشو بنایا ہوا ہے ساؤتھ میں، حوثیوں کے ایشو کو ایڈریس کرنے میں بھی سعودی عرب کو سیاسی طور پہ کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب کو ملیٹریلی کیا گینز ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھنا یہ ضروری ہے کہ سعودی عرب کو فی الحال کسی قسم کے ڈائریکٹ ملٹری تھریٹ کی کوئی اندیشہ نہیں ہے اسرائیل کی طرف سے، یعنی اسرائیل سے سعودی عرب کا لینڈ بارڈر نہیں ہے، گو کے درمیان میں ایک 100 کلومیٹر کی پٹی ہے جارڈن کے تھرو، مگر سعودی عربیہ بالکل اٹیچ نہیں ہے اسرائیل سے۔ تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا مستقبل قریب میں کہ سعودی عرب کو کوئی اسرائیل سے لینڈ یا سی سے تھریٹ ہے، مگر جو اس وقت طریقہ کار ہے اسرائیل کا، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ روگ اسرائیل، اس میں جس طریقے سے وہ حملے کر رہا ہے باقی تمام ملکوں میں، اس میں اب صرف سعودی عربیہ، یو اے ای اور کویت 3 ملک بچے ہیں، باقی مڈل ایسٹ کے تمام ممالک پہ وہ اپنی اسٹرائکس کر چکا ہے، اور وہ اسٹرائکس کرنے کی وجہ اپنا سیلف ڈیفenس بتاتا ہے، جو کہ اب شاید ویسٹرن ورلڈ بھی ماننے سے انکاری ہے، اسپیشلی یورپ۔ تو اس ڈائریکٹ تھریٹ کی وجوہات نہ بھی ہوں، مگر پھر بھی جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں اس میں ایک انڈائریکٹ تھریٹ کی ہمیشہ خطرات رہیں گے، اور ان خطرات کی وجہ سے سعودی عرب کو اس وقت یہ محسوس ہوا کہ ان کو یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اگلے چند سالوں میں اپنی ملٹری کیپیبلٹی جو ہے اس کو بہتر کر سکے، انڈیجنائز کر سکے، اپنی فورسز کی ٹریننگ ایسی کر سکے، اپنی کوآپریٹڈ میوچل جو ڈیفنس ڈیولپمنٹ ہے وہ ایسی کر سکے کہ اس کا انحصار ویسٹرن ٹیکنالوجیز پہ کم سے کم ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ گریٹر اسرائیل کا جو میپ ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو گریٹر اسرائیل کے میپ میں نظراً سعودی عربیہ شامل ہے، گو کہ اس کے بارے میں ویسٹرن ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس میپ کو ڈسمس کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں ہوتی، مگر جو ہارڈ لائن زائنسٹ ہیں وہ جب اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، لینڈ آف اسرائیل جو کہ چھوٹے جغرافیکلی چھوٹا ہے اس کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کو نمٹنے کے لیے اگر آج پاکستان کے ساتھ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے کمپریہنسو، تو اس میں آنے والے چند سالوں میں یا 10 سال کے بعد سعودی عربیہ کی کیپیبلٹی ایسی ہوگی کہ اس قسم کی اگر کوئی کوشش اسرائیل کی طرف سے ہوتی بھی ہے تو سعودی عرب اس کو بآسانی ڈیفینڈ کر سکے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جو ایکسپینڈڈ اگر اس وقت جو ملٹری سچویشن ہے، ملٹری کانفلکٹ کی جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں، جو کہ پرائمریلی شروع ہوئی تھی فلسطینیوں کی بنیاد پر غازہ اور ویسٹ بینک پہ، جو کہ پھر آگے مزید بڑھی ایران کے ساتھ، ایران پہ ڈائریکٹ اسرائیل نے اسٹرائکس کی، ساتھ ساتھ ایران کے جو سپورٹڈ گروپس ہیں لبنان میں، سیریا میں، ان کے اوپر بھی اسٹرائکس کی گئیں، جارڈن میں اسٹرائکس کی گئیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ علامتیں ہیں کہ اگر یہ مزید کانفلکٹ پھیلا تو پھر سعودی عرب اپنے ڈیفنس کے لیے کیا کرے گا۔ یہ ایگریمنٹ سعودی عرب کو ایک ایج دے گا کہ اس وقت اگر کوئی اس قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو سعودی عرب کا ڈیفنس جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی کہ اس ایگریمنٹ سے پاکستان کیا گین کر سکتا ہے، اور سب سے پہلے سیاسی طور پہ پولیٹیکل ڈومین میں پاکستان کیا گین کر سکتا ہے۔ ایک تو بات واضح ہو گئی اس ایگریمنٹ سے کہ پاکستان نے اپنی جیو پولیٹیکل ریلیونس کو بحال کر لیا ہے، اور پاکستان اس وقت ایک ایسی ممکنہ اہمیت کی طرف چل پڑا ہے جو کہ پاکستان کو ریجنلی اور گلوبلی بہت فائدہ دے گی اس کی پولیٹکس میں اور ڈپلومیسی میں۔
दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो मौजूद है, और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको शायद वो कॉम्प्लीमेंट करे इस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। यानी मिलिटरीली शायद टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं चाइना भी इसमें शामिल हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में उसको ज़्यादा बेहतर पोजीशन मिल जाएगी पॉलिटिकली और मिलिटरीली बोथ। जो साउथ एशिया के ममालिक हैं जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका है, मालदीव्स है, नेपाल, भूटान है, वो ऑलरेडी इंडिया की जो मैनिक डिज़ाइंस हैं साउथ एशिया में उनसे तंग आए हुए हैं, और ये एक बेहतर मौका उनको फराम करेगा पाकिस्तान के साथ वार्म अप करने की और पाकिस्तान के साथ अलाइंसेस और एग्रीमेंट्स में जाने की। ये जो एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान को एक और फ़ायदा भी दे सकता है। सऊदी अरेबिया का एक खातिर खा इन्फ्लुएंस है अफ़गान गवर्नमेंट पे, जो इस वक्त अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट काबुल में है। हमारे लिए जो मुश्किलात हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पैदा होने वाले ख़तरात से, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान कॉमनली नोन एज TTP और कुछ बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स भी अफ़गानिस्तान से अपने ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान की हदूद में, इन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं अगर इस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो सऊदी अरब का जो एक इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के लिए एक फैसिलिटेशन क्रिएट कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी चीज़, इस एग्रीमेंट से जो इस वक्त हालिया हुकूमत पाकिस्तान है, जिन सियासी पार्टीज़ की हुकूमत है और जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है इनसाइड पाकिस्तान, उसमें यकीनन इजाफ़ा होगा, और उनके लिए ये सियासी तौर पर एक गवर्नमेंट के लिए एक बहुत खुश आइन ये एग्रीमेंट है। मिलिटरीली पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? जब इंडिया के ख़िलाफ़ एक क्रेडिबल विक्ट्री पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस में हासिल की, उसके बाद ये स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री सलाहियत है, फ़ौजी सलाहियत है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उस सलाहियत को मज़ीद चार चांद लगाएगी, मज़ीद उसको क्रेडिबिलिटी देगी ग्लोबली। पाकिस्तान को इम्पॉर्टेंट पोजीशंस मिलेंगी जब दुनिया में कहीं भी कोई स्ट्रेटजिक मिलिट्री डिस्कशंस होंगी, पाकिस्तान को उस टेबल पे जगह मिलेगी, ना सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि दुनिया के और मुख्तलिफ खित्तों में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसमें जॉइंट डेवलपमेंट और ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में आती है तो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें जो हैं वो मज़ीद बेहतर होंगी, और इससे सऊदी अरब को तो फ़ायदा होगा ही होगा, पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपनी दिफाई सलाहियतों को मॉडर्नाइज़ करने में। जो इंडिया के हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं, जो इंडिया की तरफ से हम रोज़ सुनते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हासिल करना है, उन्होंने बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग करना है, उन्होंने पाकिस्तान को टुकड़े करने हैं, ये इस किस्म के जो उनके ख्वाब हैं वो शायद इस एग्रीमेंट के बाद चकनाचूर हो जाएं, और उनको शायद ये जो दुख है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप इंडियन कमेंट्री सुने इस एग्रीमेंट पे तो उनको इस वक्त समझ में नहीं आ रही दैट व्हाट हैज़ हिट देम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये कि इंडिया के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं, और सऊदी एक सीनियर ऑफिशियल ने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि इंडिया से उसके ताल्लुकात ख़राब हों। मगर ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, जब
सऊदी अरब इस किस्म के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में पाकिस्तान के साथ है कि किसी एक पे हमला, दोनों पे हमला तस्वुर किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो मूडी दो वर्ल्ड डॉक्ट्रिन है वो कैसे शर्मिंदा तारबीर होगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस पे अब आप आने वाले चंद दिनों में इंडिया से बहुत ज़्यादा डिस्कशन और कमेंट्री सुनेंगे। पाकिस्तान के लिए आसानी होगी वॉर ऑन टेरर जो पाकिस्तान खुद लड़ रहा है अगेंस्ट टीटीपी और बलोच टेररिस्ट, इस लड़ाई में पाकिस्तान को मज़ीद फ़ायदा मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि मिलिटरीली पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है बिटवीन चाइनीज़ मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सऊदी डिफेंस कैपेबिलिटी। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो वेस्टर्न वेपन सिस्टम्स को, मिलिट्री हार्डवेयर को ऑपरेट करना जानता है, बहुत तजर्बा रखता है, साथ साथ जो कटिंग एज चाइनीज़ मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी बखूबी जानता है और इसका मुजाहरा इंडिया के ख़िलाफ़ हाल ही में पाकिस्तान कर चुका है। इस ब्रीफ और क्रिस्प से एनालिसिस के बाद हम कुछ कंक्लूजन से बात करते हैं जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हमने ये सारी चीज़ें बयान क्यों की। सबसे पहले जो कंक्लूजन में है कि इसराइल का जो ये रेकलेस कैंपेन है जो मिडल ईस्ट में जारी और सारी है, उससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट जो मिडल ईस्ट में हैं वो सीरियसली थ्रेटन हो गए। यूएस इन्वेस्टमेंट इन मिडल ईस्ट स्पेशली इन द गल्फ स्टेट्स वो जेपटाइज हो गए। दूसरा कंक्लूजन हमारा ये है कि चाइना और रशिया इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और लाइकली है कि चाइना और रशिया जो है वो गल्फ स्टेट्स में अपने मरासिम मज़ीद बढ़ाएं और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करें और मिलिट्री डोमेन में भी वो गल्फ स्टेट्स के साथ अपने रिश्ते इस्तवार करें। सबसे अहम जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कि जो अमेरिका का स्टेटस है सोल सुपर पावर का, अब वो ख़त्म हो गया है और मल्टीपोलैरिटी जो है वो अब रियलिटी बन गई है, क्योंकि अमेरिका अपने चंद दहाइयों से 50-60 साल पुराना जो एक एग्रीमेंट था, एक ट्रस्ट का रिश्ता था अरब ऑयल जाइंट्स और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट का, वो ट्रस्ट, वो क्रेडिबिलिटी अमेरिका लूज़ कर गया है। और फिर जब ये अमेरिका लूज़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि अब मल्टीपोलैरिटी रीजनल पावर्स का ज़माना आ चुका है। तो वो जो सोल सुपर पावर स्टेटस है वो अब ख़त्म और मल्टीपोलैरिटी रीजनल पावर्स जिसमें चाइना और रशिया यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर्स बनेंगे। चाइना तो ग्लोबल लेवल पे पावर हाउस बन चुका है, अब ज़माना मुख्तलिफ हो गया है। ये एक ऐसा अमर है जिसकी वजह से थोड़ी इंस्टेबिलिटी दुनिया में आएगी और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो ग्लोबल इकॉनमी, स्पेशली एनर्जी मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम्स में इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो चंद महीनों में महसूस किए जाएंगे। सऊदी अरेबिया एक बात पर अब डिटर्मिन्ड है कि उसने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप करनी है और उसको हाई टेक डिफेंस कैपेबिलिटी चाहिए। वो अपनी अफवाज को बेहतर ट्रेन करना चाहता है और वो अब शायद मूड में नहीं है कि वो किसी वेस्टर्न मिलिट्री पावर के मरहून मिन्नत अपनी सिक्योरिटी को छोड़ दें, क्योंकि उनके सामने जो वाक़यात हैं वो यही हैं कि ईरान के अगर ख़िलाफ़ होता तो शायद वेस्ट उसका साथ देता, अमेरिका साथ देता, मगर जहां बात आई है इसराइल की तो वेस्ट उस पर खामोश हो गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सऊदी अरब ने ये अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहन में रखनी है वो है सऊदी अरब अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं भी कर सकता तो पाकिस्तान जैसे मुल्क से इस किस्म के एग्रीमेंट के थ्रू वो अपने लिए एक न्यूक्लियर शील्ड जो है
وہ ضرور ارینج کر سکتا ہے۔ پاکستان اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا پولیٹیکلی، اکنامکلی اور ملیٹریلی، اور اس کی وجہ سے یقیناً پاکستان میں انٹرنل اسٹیبلٹی آئے گی۔ مگر پاکستان نے اگر صحیح معنوں میں اس ایگریمنٹ کا فائدہ اٹھانا ہے تو انٹرنل اسٹیبلٹی سب سے اہم ہے، جس میں پالیٹکس، اکنامکس اور سیکیورٹی، ان تین چیزوں پہ پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی فوج کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ اور آخری کنکلوژن کہ انڈیا جو ہے وہ اس پہ خاموش نہیں رہے گا۔ انڈین جو کمنٹری ہو رہی ہے اس میں جو ان کا یوزول گودی میڈیا ہے وہ اب اشاروں سے سعودی عرب کی برائی کرنا شروع ہو چکے ہیں، مگر وہ تو ایک الگ ان کے میڈیا کا ایک ریکلیس بیہیویئر ہے۔ اس وقت ایک خطرہ اور بھی ہے کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کو سیریسلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ کوشش جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشنس کے اسٹارٹ سے یا ابتدا ہونے سے پہلے ہی انڈیا اس قسم کی کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ مگر مجھے امید ہے کہ انڈین لیڈرشپ میں، اسپیشلی انڈین ملٹری لیڈرشپ میں اتنی سینسیبلٹی ہوگی کہ اس ایگریمنٹس کے علاوہ بھی پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت ایسی رکھتا ہے کہ وہ انڈیا کو، چاہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی اسرائیل آ جائے، وہ انڈیا کو اور اسرائیل کے جوائنٹ ایفرٹ کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے۔ اس بارے میں مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور چائنا اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بھی اس کے لیے ایک خطرہ یا ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آج ہم نے بریفلی آپ کو سمجھایا کہ جو پاکستان سعودی عربیہ کا اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ کیوں اس وقت ہوا ہے، اور پاکستان کو کیوں چنا سعودی عربیہ میں، اور پھر پاکستان اور سعودی عربیہ کے لیے اس میں کیا ایسے گینز ہیں جو دونوں ممالک جس کی وجہ سے خوش ہیں اور وہ اپنی بہتری اس میں آگے دیکھ رہے ہیں۔ اور ان دی اینڈ ہم نے جو ایک پولیٹیکل اور سیکیورٹی ڈومین میں رہتے ہوئے جو کنکلوژنز اس سے نکل سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو زیادہ بہتر اس چیز کی سمجھ آئے گی، اور جیسے جیسے اس ایگریمنٹ کے عوامل، اس کے نکات سامنے آئیں گے، اس کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔